तो गाइज हम लोगों ने लास्ट में रदरफोर्ड मॉडल देखा था और उसके ड्रॉबैक क्या थे ये सब देख लिया गया था। ठीक है, उसकी एक ही ड्रॉबैक थे और वो ये था कि एटम का एग्जिस्टेंस क्यों होता है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमने अब तक थॉमसन मॉडल देख लिया, हमने रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट देखा और फिर उनका एटॉमिक मॉडल भी देख लिया। ठीक है, अगला जो इस ड्रॉबैक को इम्प्रूव कर पाए वो कौन थे? आपके बोर साहब थे। ठीक है, तो अब हम अगले क्या बोर मॉडल देखने चल रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ध्यान रखना इस बात का, ढेर सारे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड होंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस चैप्टर के। अभी हम लोग कैलकुलेशन पोर्शन में भी चलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं पॉस्टुलेट। तो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। द मेन पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल इज एज फॉलोइंग। पहली बात, दो पहले स्टेटमेंट में इसने क्या बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पीसीज़ के लिए आप इस पॉस्टुलेट को लगा सकते हो जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पॉस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ किसी लिए वैलिड है? हीलियम हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम चाहें हीलियम लें तो हीलियम में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप प्लस चार्ज लगा दो, अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो He प्लस का भी आप लगा सकते हो इस पर, ये पॉस्टुलेट। लिथियम के लिए भी कर सकते हो, तो क्या होगा? लिथियम 2+ हो जाएगा। ऐसे बेरिलियम के लिए कर सकते हो 3+। आप चाहो तो बोरान के लिए भी कर सकते हो, बोरान 5+। देखो, इससे ज़्यादा का नहीं पूछा जा सकता। जो भी इस मॉडल में क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिक तो हमारे सिलेबस में तो H ही है, लेकिन कभी कभी इन सबसे भी पूछा जाता है। इतने ही मॉडल हैं जो इससे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, बोर मॉडल से, क्योंकि ये सब के सब कैसे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है इन सब के अंदर। ठीक है, अब इसके आगे क्यों नहीं जा सकते? कहाँ गया? B+5 से आगे नहीं, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आप आयनाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये पहला समझ गए ना बात कि ये मॉडल किसके लिए है? तो दो, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल इज एज फॉलोइंग। समझ में आ गया बात यहाँ तक? ठीक है, पहला देखो उन्होंने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एटम कॉन्टेस्ट, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, थ्योरी पोर्शन पूरा पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सप्लेन करो बोर मॉडल को, तो ये आपको पॉस्टुलेट्स भी देखने होंगे। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल एटम कॉन्टेंस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड देयर फोर एटम इज न्यूट्रल। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ये तो आपके रदरफोर्ड भाई साहब ने भी बोला था। उन्होंने क्या बोला था कि एटम में क्या होते हैं? दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं और कौन से? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यानी कि ओवरऑल एज ए होल ये एटम जो है आपका वो न्यूट्रल होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, कोई नई बात नहीं बोला इन्होंने। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस नोन एज ऑर्बिट्स और सेल। इन्हें क्या बोला जाता है? जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे देखो क्या बने होते हैं? सेल बने होते हैं, या इसे आप सेल बोलते हो या ऑर्बिट बोलते हो। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ जो होता है स्टेशनरी होता है। तो इस तरह से एक एटम, दो, इन्होंने क्या बोला, ऐसे ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल पॉसिबल होते हैं एक न्यूक्लियस के चारों तरफ। कोई भी एटम क्यों ना हो, सब में कितने सेल हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर तक सेल होते हैं। हाँ, बात अलग है कि वो फिल नहीं होते हैं, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, तो वो फर्स्ट सेकंड इसी कहीं रहेगा, या एक्साइटेड करोगे तो वो जंप करेगा। आगे देखने वाले हम लोग ये कहानी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस नोन एज ऑर्बिट्स और सेल। तो ऑर्बिट और सेल, नया चीज़ मिला आपको, समझ में आ गया होगा क्या होता है? ये सर्कुलर पाथ को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये भी नई बात नहीं है, रदरफोर्ड ने भी तो बोला था ये कि न्यूक्लियस का वो चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ बोला गया कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड जो है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी चीज़ सर्कुलर, आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हो, मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो, सर्कुलर मोशन जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया। ये न्यूक्लियस है, या मान लेते हैं चलो सन है हमारा, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है।
ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका रिवॉल्व करेगा, इसे रिवॉल्व करेगा, जबकि यहाँ पे कोई रस्सी धागा ऐसा तो कुछ बंधा नहीं है कि उससे बंधा हुआ ये जाएगा नहीं कहीं और इसी पे बंधा रहेगा। फिक्स इसी कांस्टेंट पे ऑर्बिट पे क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो कोई चीज़ बंधा तो नहीं है, तो यहाँ पे फोर्स वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट पे ये जो भी चीज़ हो, ये हमारा अर्थ हो सकता है, ये सन हो सकता है, या ये न्यूक्लियस हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके बाद इस पे दो फोर्स वर्क कर रहे होते हैं। एक होता है बाहर की तरफ फोर्स वर्क करता है, कोई भी चीज़ अगर रोटेशन कर रहा है इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में, तो बाहर की तरफ एक फोर्स वर्क करेगा जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्योंकि इसे बाहर की तरफ लग रहा है देखो इस पे, और अगर अंदर की तरफ एग्जैक्ट फोर्स उतना ही इक्वल अमाउंट में नहीं लगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से सीधा इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इस पाथ पे तभी रह सकता है जब जितने फोर्स बाहर की तरफ लग रहे हैं उतना ही क्या हो जाए, अंदर न्यूक्लियस की तरफ से खिंचाव हो। दोनों ही फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो ये अब स्टेशनरी हो जाएगा, आपका इस ऑर्बिट पे स्टेशनरी हो जाएगा और आगे क्या करेगा, इस तरह से मूव करता रहेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा जो अंदर की तरफ काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसे पढ़ोगे, मैं बस थोड़ा सा ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे इसलिए। ठीक है, अंदर की तरफ आप क्या बोले, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की तरफ उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही रहता है जब भी कोई रोटेट कर रहा होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर हम एक स्टोन लें और स्टोन को थ्रेड से बांध दें और यहाँ पे इसको खूब तेज़ी से रोटेट कराएं हाथ को इस तरह से, ठीक है, ऊपर से हाथ में बांध के इस तरह से आप क्या करो, रस्सी ले लो, रस्सी या थ्रेड ले लो, उसमें एक पत्थर बांध लो, पत्थर बांध दिया और इसको हाथ से क्या करो, तेज़ी से घुमाओ चारों तरफ इस तरह से घुमाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका हाथ, और इसे क्या करो, रोटेट कराओ। तो आप देखो कि यहाँ पे भी क्या होता है, ये इस पर कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस ये फिक्स हो गया है, अब इस पर क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। लेकिन इस केस में भी दो फोर्स होते हैं। दो फोर्स कौन से, एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है और दूसरा अंदर की तरफ जो इस टेंशन, यहाँ जो आपने स्ट्रिंग लगा रखी है या जो भी थ्रेड लगा रखा है उसमें टेंशन जो है, फोर्स जो होता है वो क्या करता है, इसको काउंटर बैलेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेट करता रहता है। लेकिन अगर रस्सी टूट जाती है, रस्सी अगर टूट गई तो ये वाला फोर्स जो टेंशन लग रहा था अंदर की तरफ वो खत्म हो गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका इसी, मान लो अगर यहाँ टूटा तो ये इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा तो यहीं से सीधा निकल जाएगा बाहर की तरफ, बिल्कुल टेंजेंट बन के। समझ में आई बात। क्योंकि आप जो फोर्स वर्क कर रहा था वही सिर्फ एक ही फोर्स आपका बचेगा। ठीक है, इस तरह से इस तरफ फोर्स लग रहा था, सीधे निकल जाएगा वो टूट के। तो इस केस में भी हमारा वही होने वाला है। ये जो बोला गया है यहाँ पे आप समझ में आ गई होगी बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कई वजह से मिलता है आपको, इसे बोलते हैं F=mv²/r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन के काम कर रहा होता है, यही फोर्स कभी कभी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बन के काम कर रहा होता। अगर ये हमारा सन था और ये हमारा अर्थ है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और वो किसके बराबर होगा, mv²/r। यही आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, ड्यू टू देयर मासेस। ऐसे अगर ये न्यूक्लियस है आपका जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसको रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा अंदर की तरफ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और जो इस बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रखेगा, और तभी ये क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ आ रहा है जिससे आप क्या बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F=1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ध्यान से देखो, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स लॉ इसे बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब दो चार्ज पार्टिकल हों जिसपे Q1 कूलम्ब चार्ज हो और Q2 कूलम्ब चार्ज हो, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2, और बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R है। अब ये दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक है, तो या तो वो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। उस फोर्स की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से आती है 1/4πε0। ये आपका एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर Q1 × Q2 यानी कि दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, ये कूलम्ब, ये आर आपका मीटर में, तो ये फोर्स कैसा आ गया, न्यूटन में। क्लियर हो गई बात। तो इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ये फोर्स जो आपका बना वो कौन सा है, ये वाला है।
क्योंकि यहाँ चार्ज की वजह से था ये। ऐसे मास की वजह से था अगर, तो यहाँ पे आ जाता क्या, फोर्स क्या था हमारा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसे आप पढ़ने वाले हो 11th चैप्टर के, ग्रेविटेशनल चैप्टर में, फिजिक्स के, ठीक है। तो या 9th में हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं इस चीज़ को। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे, अगर ये मास की वजह से होता तो ये वाला फोर्स हो जाता है आपका क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो दो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो अलग अलग रूप में हो सकता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमेशा mv² डिवाइड बाई आर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, कभी कभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, कभी कभी वो किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हुआ। यहाँ पे मैंने एक एटम दिखाया, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया गया। यहाँ पे मैंने जेड लिखा है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर देखो, मान लेते हैं सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और 11 हमें क्या क्या बताता है, 11 हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो उसको भी क्या बोलते हो, 11 आएगा। तो यहाँ पे इसे जेड बोला गया। जेड मतलब वो 10, ये वाला 10, ये 11, ये जो वैल्यू है 11 वो वाला। तो एटॉमिक नंबर हो गया इंटू ई कर लो, यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है, ई होना चाहिए था यहाँ पे। तो जेड ई, यहाँ पे आपका ये टोटल चार्ज बन गया, इसे हम Q1 मान लिए जेड ई। और दूसरा हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर कितना चार्ज है, ई, ठीक है। तो ये रहा Q1, ये रहा हमारा Q2। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। ये रहा डिस्टेंस बीच का, और ये mv² डिवाइड बाई आर आपका, ये क्या आपका mv² डिवाइड बाई आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू किसके हो गया यहाँ पे, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बात भी तो कुछ नई बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें आपने क्या देख लिया, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से थोड़ा डिले हुआ। चलो ये थर्ड रहा हमारा, समझ में आ गया। ये भी बात पुरानी है, यानी कि रदरफोर्ड ने ये भी बोला था, न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था ये सारी चीज़ें प्लानिटरी मोशन में। फोर्थ देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसे आप याद रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ द इनफाइनाइट, जैसा भी जिक्र हुआ, इसने ये बोला कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है, और साथ में ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट इनफाइनाइट नंबर तक हो सकते हैं, इतने ढेर सारे हो सकते हैं उसके पास, ठीक है। तो आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन कैन only be present in those orbitals in which its angular momentum is an integral multiple of h/2 pi। देखो क्या है, बोर ने इस पोस्टुलेट में बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई जो एक न्यूक्लियस है, देखो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे ढेर सारे इनफाइनाइट सेल बने होंगे इस तरह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनमें से सिर्फ और सिर्फ उसमें रोटेट कर सकता है, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें रोटेट कर सकता है जिसमें इसका, इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम, अभी देख रहे हैं इसको भी, एंगुलर मोमेंटम, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है mvr, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या है, m क्या है, मास है आपका, इस इलेक्ट्रॉन का मास है, यानी कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा हो, यह मास है आपका, और ये वेलोसिटी इसका, ठीक है। और r क्या है, डिस्टेंस, किस पॉइंट के अराउंड ये इवॉल्व कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, इसका मास हो गया, और इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, mvr। क्लियर हो गई बात। एंगुलर मोमेंटम, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम सिर्फ उसमें रोटेट कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि n मान लेता हूँ मैं, एक इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का हो, ठीक है। यानी कि या तो MBR की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, NH डिवाइड बाई 2 पाई। n क्या होगा यहाँ पे, आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही वो रोटेट कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहले में रोटेट कर रहा होगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ h/2 पाई,
एच क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे आप प्लॉन्क कांस्टेंट बोलते हो, इसे अभी आगे मिलने वाला है, डिटेल में देख रहे हैं। एच को हम लोग प्लॉन्क कांस्टेंट बोलते हैं, बाकी पाई तो आप जान ही रहो। तो एच अपॉन 2 पाई ये पूरा पोर्शन क्या हुआ, एक कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही क्या होने वाला है, वो कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को उल्टा उन्होंने बोला क्या, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट में मिल सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बात समझ में आया? कि यहाँ बीच में नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रोटेट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ना यहाँ से और ना ही यहाँ पे आएगा। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है तो इसी में रहेगा वो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट की बात हुई। तो आप इनफाइनाइट नंबर तक अगर है कोई चीज़ तो उसका भी आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो उस इलेक्ट्रॉन का। क्या बात समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था। फिर से एक बार देख लो क्या है, कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those orbitals in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यही था इनका, ठीक है, मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो mvr जो है इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, ये आप मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, अभी यहाँ पे बस यूज करो हम लोग, क्योंकि ये हमारा पोर्शन नहीं है, मैं डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे। mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट, किस नंबर किस सेल में वो है, पहले में है तो n इक्वल टू 1, 2 अगर दूसरे की बात हो रही है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे 2 रखने पे आएगा। h और 2 पाई कांस्टेंट ही है, इनकी वैल्यूज होती है। h क्या है आपका प्लॉन्क कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये अभी वैल्यू आप याद रखो। इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटान के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे h, ठीक है, h जिसे आप प्लॉन्क कांस्टेंट कहते हो या क्वांटा से आया है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग आगे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे वो इनफाइनाइट नंबर के सेल बना दिए गए, यानी इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से बना दिए गए। इनका उन्होंने नाम रखा था KLMN इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ढेर सारे सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जिनके नाम होते हैं KLMN इस तरह से, वो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था इनका। पांचवा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ आपका जो है, ये उस कमी को पूरा किया। फिफ्थ वाला जो है, अब तक जो देखो हम लोगों ने ड्रॉबैक की बात नहीं किया कि रदरफोर्ड के ड्रॉबैक का इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका ये रहा आपका फिफ्थ जो पोस्टुलेट है, वो क्या करता है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। कैसे? उन्होंने बोला कि फॉर इम्प्रूविंग रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स ही सेज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी सेल, when electron revolving in a stationary cell electron does not emits energy। हो गया काम? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो जब तक ये रोटेट करेगा इस ऑर्बिट में, तब तक कोई भी एनर्जी ये ना इमिट करेगा, ना तो निकालेगा और ना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एनर्जी भले ही वो मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, फैराडे लॉ यहाँ पे काम, मैक्सवेल लॉ काम नहीं करेगा, यानी कि कोई भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकालेगा यहाँ से जब ये फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा होगा। तब समझ में आई बात? ये तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब ये जंप कर रहा होगा, यानी कि लोअर सेल से किसी हायर सेल में यहाँ पे जंप कर जाए इस तरह से, या यहाँ से और ऊपर वाले किसी सेल में पहुँच जाए, वहाँ पे जंप कर जाए। तो जब ये जंप करेगा यहाँ से यहाँ तक, तब क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जितनी भी ज़रूरत होगी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, उतनी एनर्जी ये बाहर से एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आया? और जैसे ही वापस ये यहाँ से वापस जाएगा, वापस उस लेवल पे जाएगा जहाँ से वो आया था, तो जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था बाहर से, उतना ही एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा वो, बिल्कुल सेम अमाउंट में। समझ में आई बात? तो जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे रोटेट करता रहेगा, तब तक क्या होगा, कोई भी एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा। ये लॉस या गेन तब करेगा जब ये इस ऑर्बिट को छोड़ के किसी अपर लेवल में जा रहा होगा, या किसी अपर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा होगा, तब ये एनर्जी का चेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो वो क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या बात समझ में आया? तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब इसने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई ऐसा है कि वो एनर्जी खर्च नहीं कर रहा, एनर्जी जरा सा भी वो चेंज नहीं करेगा, जितना है उतना बनाए रखेगा। तो इसका मतलब कि इसका जो ये रेडियस था वो कम नहीं होगा, ये स्पाइरल होता हुआ न्यूक्लियस में समाएगा नहीं, कम हो गया। ठीक है,
तो फॉर इम्प्रूविंग रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स ही सेज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन ए स्टेशनरी सेल इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट्स एनर्जी। क्लियर होगी बात? तब तक वो एनर्जी नहीं करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब वो एब्जॉर्ब करता है कहीं से एनर्जी, इट जम्प्स एट हायर सेल, तो अगर एनर्जी यहाँ पे मिल गया, इसे एनर्जी ले लिया, तो क्या होगा, किसी ऊपर ही यहाँ पे या तो पहुँच गया या तो यहाँ पे कहीं जंप करके किसी हायर लेवल पे जाके वहाँ रिवॉल्व करना शुरू कर देगा वो। समझ में आई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइट करना या एक्साइटेशन, कि हायर सेल में पहुँचा देना उसे एनर्जी दे के। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट जम्प्स एट हायर सेल, at higher cell, and when it jumps at lower cell from any higher energy cell it emits the energy in the form of electromagnetic radiation। क्या बात समझ में आ गया? तो ये एनर्जी फैक्टर था इसका। देखो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड ऑफ फोटान, वो फोटान से बने होते हैं। इसे हम लोग देखेंगे। अभी आप समझ लो कि ये फोटान, जो भी एनर्जी आती है सनलाइट से, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटान आती है। छोटे छोटे ऊर्जा के एनर्जी पैकेट्स होते हैं वो। अभी देख लो, जो सनलाइट आता है वहाँ पे, जो सनलाइट आता है एनर्जी लेके आता है अपने साथ। तो क्वांटा भाई साहब जो थे आपका, उन्होंने क्या किया, इसी एनर्जी को इस छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दिया। बोला ये कि जो ये सनलाइट है आपकी, वो इस तरह से एनर्जी लेके आती है छोटे छोटे पैकेट्स में। इन्हीं पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटान। इन्हीं पैकेट को क्या बोला जाता है, फोटान। ठीक है, और फोटान ये जो भी आते हैं, क्योंकि ये वेव बन के आते हैं इस तरह से, वेव बन के, ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है उनकी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, किसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो अलग अलग वेव पे अलग अलग तरह के फोटान प्लेस्ड होते हैं और अलग अलग एनर्जी लेके आते हैं। बात समझ में आया? जो सनलाइट है हमारी, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटान आती है। ये छोटे छोटे जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स, इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो, फोटान बोलते हो। और एक फोटान की जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू। ठीक है, h क्या है आपका, अभी हमने देखा h इज प्लॉन्क कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जान गए हैं पहले से 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू हो गई। ठीक है, और न्यू हमारा क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये इस वेव की फ्रीक्वेंसी है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी है जिस वेव पे ये ऊर्जा के पैकेट्स बैठ के आ रहे हैं। समझ में आई बात? तो जिस वेव पे वो होंगे, जिस वेव पे वो प्लेस्ड होंगे, उस वेव की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और उसी को क्या बोला गया है, न्यू। तो हम आसानी से किसी भी फोटान की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं E=h न्यू से। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पे रही। न्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप जानते ही हो, हर्ज होता है। ठीक है, या सेकंड -1 बोलते हैं। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये सेकंड कट जाएगा और जो भी एनर्जी होगा वो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा आपका। बात समझ में आया? इस चीज़ को हम लोग नोट कराएंगे अच्छे से, फिर वहाँ पे एक बार और डिस्कस होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एच क्या है, फोटान क्या होते हैं। ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को फोटान कहा जाता है या क्वांटा भी कहा जाता है इनको। और एक क्वांटा की एनर्जी अगर हमें निकालनी हो तो वो h न्यू होता है। h प्लॉन्क कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जिस पे ये पैकेट्स बैठ के आ रहे हैं, जो वेव है उस पर जो बैठ के आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड ऑफ फोटान। फोटान से मिलके बने होते हैं जो भी वो रेडिएशन होता है। एंड द एनर्जी ऑफ फोटान इज गिवन बाय E=h न्यू। क्लियर है बात? तो इसे दोबारा से देख लेना पॉज करके या पीछे जाके। वेयर h क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट। न्यू हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी रेडिएट हो रही है, यहाँ से निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों ही केस बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी में इस बात को मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है। जब तक देखो इस एनर्जी स्टेट पे था, ये कोई सेल है, कोई सेल है, नंबर मान लेते हैं ये सेल नंबर फर्स्ट है, ये सेल नंबर सेकंड है। तो उस सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को बोला गया E1। दूसरे सेल में की एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। यानी कि देखो ये कम एनर्जी है, ये ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस ज़्यादा वाली एनर्जी में भेजना है, यहाँ से ऊपर भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो थोड़ा सा एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन, अगर हम एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कराते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके और कहाँ पहुँच जाएगा, हाइयर एनर्जी में पहुँच जाएगा। और टोटल एनर्जी जो उसकी होने वाली है E1 हो जाएगी, प्लस जो आपने सप्लाई किया फोटान की, वो दोनों ऐड कर लो तो ये E2 बन जाएगा। समझ में आई बात? तो जब बाहर से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये यहाँ से एक्साइटेड होके या हायर जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और जब ये वापस आता है, यहाँ से मामा के घर पहुँच गया, मामा के घर से जब वो वापस आएगा अपने घर पे, तो क्या करेगा,
जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था जाते समय, उतनी ही एनर्जी क्या करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या करेगा, इमिशन करेगा, निकालेगा, इमिट करेगा। देखो एच न्यू से, यहाँ भी क्या एच न्यू इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। क्लियर है बात। अब अगर मैं बात करूँ चेंज इन एनर्जी कितना लगा, तो हम क्या बोलेंगे E2 माइनस E1 कितना आएगा, वो एच न्यू जो सप्लाई हुआ वो एच न्यू हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे एच न्यू E2 बना, E1 प्लस एच न्यू इज इक्वल टू E2, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। और इसी को क्या बोला गया, चेंज इन एनर्जी बिटवीन दीज टू लेवल या बिटवीन दीज टू ऑर्बिट्स, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। क्योंकि यही एनर्जी तो है, वो एच न्यू ही तो सप्लाई किया आपने, तब E1 से E2 पहुँच पाया, तो एच न्यू के बराबर होगा। और डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, वेयर डेल्टा इज चेंज इन एनर्जी। अगर हम न्यू को चाहें तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को आप स्पीड डिवाइड बाई लेमडा, सी बाई लेमडा है। देखो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये फार्मूला आप याद कर लो। न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, न्यू फ्रीक्वेंसी है आपका, सी आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा क्या है, लेमडा आपका है वेव लेंथ, इस वेव का जो भी ये वेव है इसका वेव लेंथ है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो हमने देखा ये जो इसका लास्ट पोस्टुलेट था वो क्या था, एनर्जी से रिलेटेड था। एनर्जी से रिलेटेड था, क्या बोला उन्होंने बोला कि जब वो एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट करेगा तब कोई भी एनर्जी वो क्या करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही इमिट करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो तो हायर स्टेट में जंप कर जाएगा, और जब वो रिलीज करेगा एनर्जी तो वापस क्या होगा, किसी हायर स्टेट से वो लोअर स्टेट में आ रहा होगा। दोनों एनर्जी के डिफरेंस की अगर बात करें तो वो डेल्टा ई से डिनोट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, एच न्यू। ये एच न्यू क्या है, ये एब्जॉर्ब फोटान है या इमिटेड फोटान है, या तो एब्जॉर्ब किया हुआ फोटान है या तो क्या हुआ वो इमिट जो किया है वो वाला फोटान है। अगर वापस आया है तो इमिट किया है, अगर एब्जॉर्ब किया है यानी टॉप पे गया है तो क्या होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, एच न्यू। ये तो फार्मूले हैं। और न्यू की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, तो आप चाहो या सी बाई लेमडा। यानी कि अगर एनर्जी हमें पता हो, E2 E1 पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कि किस यहाँ से अगर जंप कराएंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ क्या आएगा, जो भी यहाँ से फोटॉन जनरेट होगा, जो भी यहाँ पे इमिशन यहाँ से निकलने वाला है उसका वेवलेंथ को क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इमिटेड या एब्जॉर्ब फोटॉन। ठीक है, जो भी होगा चेंज आएगा। सी क्या है समझ गए, लेमडा क्या है वेवलेंथ है, एच क्या है प्लॉन्क कांस्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ बात। तो यहाँ तक ये था आपका बोर्स का पोस्टुलेट। ये जो 5 आपने अभी देखे, जिसमें से 3 तो पहले के ही थे, लेकिन 2 इन्होंने कुछ नया मेंशन किया अपना। और उसमें से पहला क्या था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, वो था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम दैट मीन्स MV वो किसके इक्वल हो, वो हो इक्वल नहीं बल्कि h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, एक वो था। और दूसरा क्या बोला उन्होंने कि जब वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा तो एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब करेगा ना ही क्या करेगा, इमिट करेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से अब उनका हो गया काम। अब समझ में आ गई बात कि ढेर सारे सेल होंगे, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे फिक्स्ड डिस्टेंस पे, आपका क्या होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ वो हो गया यहाँ पे, यानी कि सेल डिफरेंट सेल। जबकि जो वो रदरफोर्ड थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोले थे कि यहाँ पे ढेर सारे नहीं बोले थे, बल्कि वो क्या बोले थे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट कर रहे होंगे, इसको रिवॉल्व कर रहे होंगे, बाकी वो कुछ नहीं बोला था उन्होंने। यहाँ पे ढेर सारे सेल अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं जिसमें वो रोटेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स। ठीक है, तो अब बोर्स मॉडल हमने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कैलकुलेशन करना इसका। तो इस चैप्टर का पूरा कैलकुलेशन, इस मतलब बोर्स का पूरा कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। देखते हैं 28 मिनट का तो वैसे ही हो गया, लाइट नहीं आई थी इसलिए थोड़ा लेट हुआ आज।